कश्मीर पर मचा कोहराम, आरोप प्रत्यारोप की बाढ़, आमने सामने धुरंधर, सियासत का कश्मीर राग, बयानों में नहीं कोई पीछे, वार पलटवार, कश्मीर पर तकरार। लंबे समय बाद कश्मीर एक बार फिर चर्चा में है। वो कश्मीर जिसकी खूबसूरती दुनिया में मिसाल है। वो कश्मीर जो आजादी के बाद से ही विवादों में है। वो कश्मीर जो दशकों से आतंकवाद झेल रहा है। वो कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है। और कश्मीर को चर्चा में लेकर आए हैं देश के सियासतदान। ये चर्चा सियासी वजहों से है। पहले फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कश्मीर से तल्ख बयान आता है, मोदी पर टिप्पणी होती है, बीजेपी को वोट देने वालों को समंदर में डूब मरने की सलाह दी जाती है। फारूक के विवादित बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आनी ही थी, आई भी, और खुद नरेंद्र मोदी फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार करने सामने आए। मोदी ने फारूक अब्दुल्ला के खानदान को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जवाब करारा था। अब्दुल्ला परिवार को इसकी चोट भी महसूस हुई और जवाब देने सामने आए फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला। उमर ने नरेंद्र मोदी को खरी खोटी सुनाते हुए मोदी को कश्मीर आने तक की चुनौती दे डाली। कुल मिलाकर कश्मीर एक बार फिर लोगों की नजर में है। धारा 370 की चर्चा फिर से छिड़ गई है। कश्मीरी पंडितों का दर्द उजागर हो गया। कश्मीर में राजनीति तेज हो गई। सवाल यही है कि क्या वोट बैंक की खातिर ये सियासत जरूरी था? स्वस्थ राजनीति में ये कितना जायज है और क्या ऐसी राजनीति से संवेदनशील कश्मीर पर फर्क नहीं पड़ेगा? जिया न्यूज रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं पूजा मिश्रा और जनता मांगे जवाब में आज आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वार पलटवार, कश्मीर पर तकरार। 30 अप्रैल को 7वें चरण का मतदान होने जा रहा है। मतदान के आखिरी दौर में चुनाव और भी तीव्र हो गया है। चुनाव प्रचार, ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनसे सांप्रदायिकता की बू आती है, लेकिन ऐसे बयानों पर लगाम नहीं लग पा रही है। इस बार कश्मीर पर सियासत गर्मा गई है। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर को सियासत के बीच लेकर आए, मोदी पर वार किया तो मोदी ने भी फारूक पर पलटवार किया। कश्मीर पर कोहराम मचा हुआ है। हमारी खास पेशकश वार पलटवार, कश्मीर पर तकरार। और इस खास मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर आशीष सरकार स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ अनीता अग्रवाल जी जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। और कांग्रेस की जो नेता हैं वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी, लेकिन फिलहाल आशीष जी के पास चलेंगे। आशीष जी, जिस तरीके से कश्मीर पर ये सियासत जो है एक बार फिर से गर्मा गई है, कश्मीरी पंडितों का मुद्दा जो है वो अचानक से गर्मा गया है, क्या सियासत के लिए ये ज़रूरी था इस दौरान? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब चुनाव होने वाले होते हैं तब कश्मीर का मुद्दा अचानक से गर्म हो जाता है। 30 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है, उससे पहले आपको लगता है कि वोट बैंक के लिए सियासत शुरू की गई है? देखिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब से ये क्षेत्र विवादित रहा है। भारत का कश्मीर का बहुत सारा क्षेत्रफल पाकिस्तान के कब्जे में है और पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा उसमें से चीन को भी दे दिया है। भारत में विलय के बाद में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, लेकिन किन्हीं कारणों से संविधान के अंदर धारा 370 का एक प्राविधान किया गया जिसमें कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया जी। लेकिन ये इतिहास की बातें हैं। अक्सर अगर इतिहास के घावों को अगर हम छेड़ते हैं और उनको हरा करके फिर उसी मवाद और उस पस को बाहर निकालते हैं तो वो घाव कैंसर बन जाता है। राजनीति अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन राजनीति इतनी तल्ख नहीं होनी चाहिए कि भारत की एकता और अखंडता पे आंच आने लगे। मैं सभी पक्षों से राजनीति करने वालों से यही आग्रह करूंगा कि बहस मुद्दों पे होनी चाहिए, बहस गरीबी पे होनी चाहिए, बहस की देश की एकता और अखंडता पे होनी चाहिए, आतंकवाद पे होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पे होनी चाहिए, विकास पे होना चाहिए।
लेकिन आदरणीय फारूक अब्दुल्ला जी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बड़े समझदार हैं और इनकी पूरी की पूरी पीढ़ी कश्मीर के राजनीति के साथ में रची बसी है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जी का आज जब वहाँ पर बिल्कुल चुनाव का अंतिम दौर है, चुनाव प्रचार का, उस समय जो बयान दिया है वो बयान मोदी के विरुद्ध नहीं दिया है, वो बयान दिया है उस वोटर के खिलाफ जो मोदी को वोट देता है। बिल्कुल। आखिरकार बिल्कुल आशीष जी, वो बयान था जब गिरिराज सिंह ने जब बयान दिया था, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने यही कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान इसीलिए दिया गया था क्योंकि किसी व्यक्ति की तरफ से ये कहा गया था कि अगर आप मोदी को वोट नहीं देंगे तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो अगर ये उस बयान के लिहाज में प्रतिक्रिया दी गई थी तो तुरंत बाद बयान आना चाहिए था। गिरिराज सिंह के बयान आने के बाद ये बयान काफी दिनों के बाद आया। देखिए, ये क्यों ना माना जाए कि सोच समझकर इसी बयान को जोड़ करके कश्मीर से इस बयान को जोड़ा गया और इसके बाद से यहाँ पर सियासत जो है वो गरमा दी गई। देखिए पूजा जी, ये चुनाव है, ये आम चुनाव है, ये राष्ट्रीय पर्व है, ये कोई गाली गलौज का अखाड़ा नहीं है कि अगर विपक्ष के किसी नेता ने या किसी कार्यकर्ता ने या कोई प्रवक्ता ने कोई गाली दी है तो उससे बड़ी गाली किसी दूसरी पार्टी को देना चाहिए। अगर गिरिराज सिंह जी ने बहुत गलत बयान दिया है और उसकी मजम्मत उसके विरोध में सभी लोगों ने कहा है, यहाँ तक कि जिस पार्टी से वो संबंध रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उनके बयान को उससे सहमत नहीं है, भारत का कोई भी नागरिक सहमत नहीं होगा। ऐसे मौके पर फारूक अब्दुल्ला जी एक मजे हुए समझदार और विद्वान व्यक्ति हैं, उनको इस प्रकार का बयान देके भारत के वोटरों को मरमाहत करने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि कश्मीर बड़ी मुश्किल से एक सामान्य जीवन की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है और कश्मीर के जो समस्याएं हैं, कश्मीर के जो युवा है आज वो बेरोजगारी से बदहाल है, वहाँ की स्थानीय कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम एंटरप्रेन्योर बर्बाद हो चुका है, पर्यटन लगभग चरमरा चुका है। ऐसी अवस्था के अंदर फारूक अब्दुल्ला जी को बड़ी संयम के साथ बयान देना चाहिए। ठीक है, किसी नेता के पक्ष में विपक्ष में हो सकते हैं किसी राजनीतिक। बिल्कुल, चलिए अनीता जी के पास चलेंगे। अनीता जी, फारूक अब्दुल्ला का जो बयान सामने आया जिसकी चारों तरफ निंदा हो रही है, उससे पहले गिरिराज सिंह का जो बयान सामने आया था उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कुछ भी कहा गया, क्या लगता है आपको कि ये जायज है इस तरह की बातें एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की तरफ से कहना? देखिए, फारूक अब्दुल्ला जी ने जो ये कहा है ये उनकी मानसिकता झलक रही है उसमें, क्योंकि वो आज जो बयान उन्होंने दिया है वो इतना गलत है। जब गिरिराज जी ने बयान दिया था तो पार्टी लाइन में नहीं था, पार्टी ने उसकी खंडन किया कि वो गलत बयान है, और आज जो ये बयान दे रहे हैं कांग्रेस से समर्थित हैं और इस तरह से इन्होंने बयान दिया है कि उनको समुद्र में फेंक देना चाहिए वोटरों को। अब आप बताइए, हमारी इतने राज्यों में हमारी सरकार है, क्या उनके 50% वोटर ये समुद्र में फेंक देंगे? आज जो कश्मीरी पंडितों को बाहर किया गया है वो इनकी मानसिकता का ही परिणाम है। आज जो कश्मीर की समस्या है, कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और रहेगा, लेकिन ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। अभी ये कह रहे थे कि इसमें मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए और ये लड़ाई सवाल यही है ना अनीता जी, सवाल तो यही है कि अगर मुद्दों से भटके फारूक अब्दुल्ला, जो मुद्दे होने चाहिए उन पर वो बात ना करके एक उसी तरह के बयान को उन्होंने आगे बढ़ाया जिस तरीके का बयान गिरिराज सिंह ने दिया, तो इसमें क्या फर्क था? और उससे भी बड़ा कि फिर इन सबके बीच नरेंद्र मोदी को कूदने की क्या जरूरत थी? देखिए, ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम देश को जोड़ने की बात करते हैं। मोदी जी देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। इनकी मानसिकता जो है, इस मानसिकता को बदलना चाहिए। और हम तो राष्ट्रवादी होकर राष्ट्रपति की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं हम सब भाई हैं, हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं, हम लोग सब हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हम सब आपस में एक है। लेकिन उसमें ये वोटों में जो मतभेद करते हैं ये गलत है, ये हिंदुस्तान को बांटने का काम आती हूं अनीता जी। आशीष जी,
नरेंद्र मोदी का जो पलटवार हुआ है उससे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रारंभ के चरण के अंदर जो इश्यूज उठाए जा रहे थे वो बहुत समझदारीपूर्ण थे, लेकिन कहीं कहीं पर अब ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां व्यक्तिगत हमलों पर विश्वास करने लगी हैं और यही कारण है कि आम वोटर मर्माहत अनुभव कर रहा है। आज देश को वाड्रा का इशू और किसी फाटा का इशू, कोई मीट व्यापारी का, इस तरह के छोटे छोटे विषयों को कि फलां नेता फलां के साथ था या फलां ने किस कंपनी को कितना जमीन दे दिया। जी जी। ये राष्ट्रीय पार्टियां अगर इस तरह के विषयों को उठाएंगी तो आखिरकार आम आदमी का, ये जनरल इलेक्शन है, ये आम आदमी अपने बिल्कुल अपने मुद्दों को सरकार को लेकर चुनना कहाँ चाहता जाएगा, है, किस आधार पर, वो किसी अपने विषयों को किस सुनना आधार पर, चाहता है। बिल्कुल किस आधार पर वो फैसला करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कोशिश की जा रही है अलग तरह की बयानबाजी करके ध्यान भटकाया जाए जनता का। एक जनसभा को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने मोदी पर निशाना साधा। ऐसा बयान दिया कि नरेंद्र मोदी को उसका जवाब देने के लिए खुद सामने आना पड़ा। मोदी ने फारूक को करारा जवाब भी दिया। मोदी के हमले की टीस उमर अब्दुल्ला के बयान के रूप में सामने आई। उमर अब्दुल्ला ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि अगर उन्हें धर्मनिरपेक्षता की सीख मोदी से लेनी पड़े तो वे सियासत छोड़ देंगे। फारूक का विवादित बयान, मोदी पर तीखी टिप्पणी, मोदी ने भी फारूक को घेरा, मोदी के बयान से तिलमिलाए उमर अब्दुल्ला ने बोला मोदी पर हमला, और तेज हो गया वार पलटवार, कश्मीर पर तकरार। मतदान के आखिरी चरण में आरोपों का दौर जारी है। इस बार निशाने पर कश्मीर है। बीजेपी के गिरिराज सिंह के बयान के बाद उठा तूफान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को एक सभा के दौरान मोदी पर तीखी टिप्पणी कर डाली। बोल बैठे कि मोदी को वोट देने वाले को समुद्र में डूब जाना चाहिए। मोदी को वोट देगा उसको समुद्र के अंदर डूब जाना चाहिए। फारूक के भड़काऊ बयान से आग भड़की भी और मोर्चा संभालने मोदी सामने आए। मोदी ने कस कस कर बयानों के तीर छोड़े। मोदी ने कहा कि फारूक को सेकुलरिज्म की बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि कश्मीर में सबसे पहले कम्युनल का जहर उनके परिवार ने ही घोला था। गहरी चोट अगर कहीं पड़ी है तो कश्मीर में पड़ी है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी, आपके पिताजी की राजनीति के चलते हुआ है। मोदी यहीं नहीं रुके। फारूक पर बरसते हुए मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी को वोट देने वालों को दरिया में डुबाने की बात करने वाले फारूक, उनके पिताजी शेख अब्दुल्ला और बेटे उमर ने कश्मीर की राजनीति को सारी दुनिया में कौमी रंग देने का पाप किया है। मोदी ने कहा कि किसको डूबना है जरा आईना देख ले। नरेंद्र मोदी के बयान से तिलमिलाए उमर अब्दुल्ला मीडिया के सामने आए और मोदी पर बयानों की बौछार कर दी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें मोदी जी से सेकुलरिज्म पर लेक्चर की जरूरत नहीं है। उमर ने तो मोदी को कश्मीर आने की चुनौती भी दे डाली। बुधवार को श्रीनगर में मतदान होना है और फारूक अब्दुल्ला मैदान में है। ऐसे में इस बयान को वोटों के ध्रुवीकरण से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बयान से चुनावी फायदा उठाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वजह जो भी हो, फिलहाल कश्मीर सियासत के बीच जरूर फंसता नजर आ रहा है। जिया न्यूज़ ब्यूरो। और आशीष जी के पास चलेंगे। आशीष जी, आपने ये पूरा पैकेज देखा, किस तरीके से बयान पर वार पलटवार हुआ। मोदी भी कहीं पीछे नहीं रहे। फारूक अब्दुल्ला ने अगर बयान दिया, मोदी ने उसका जवाब दिया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला का जो बयान सामने आया वो भी आपने सुना। क्या आपको लगता है कि स्वस्थ राजनीति के लिए इस तरह के बयानों की जरूरत है क्या? देखिए, स्वस्थ राजनीति क्या, अस्वस्थ राजनीति में भी इस तरह के घटिया, ओछे और वितर्कहीन बयानों की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक सेकुलरिज्म का सवाल है, उमर अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर सूबे के वजीर आला हैं, मुख्यमंत्री हैं। उनसे मैं पूछना चाहूँगा, आपातकाल के समय भारत के संविधान में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था और सेक्युलर शब्द को प्रियम्बल में जोड़ा गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उस अमेंडमेंट, शायद वो 42nd अमेंडमेंट था,
उसके बाद से आज तक वो सेक्युलर शब्द कश्मीर सूबे के लिए लागू नहीं होता है। आखिरकार भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में जो भी कानून बनता है वो कोई भी कानून भारत के अभिन्न अंग होने के बाद में भी कश्मीर पे लागू नहीं होता। उसका कारण है कि दफा 370 धारा 370 संविधान का होने के कारण उसको एक प्रकार का इम्यूनिटी मिली हुई है और वो लीगल इम्यूनिटी के कारण उस पर कश्मीर के अंदर भारत के संविधान और संसद के द्वारा बनाए गए कानून लागू नहीं होते हैं। परिणाम ये है कि कश्मीर में जो भी राजनेता राजनीति करता है वो धारा 370 की राजनीति करता है। और पिछले 2-3 भाषणों में और स्वयं भारतीय जनता पार्टी की भी जो सोच है उसमें ये 370 हटाने की बात होती है जी। तो हो सकता है कि कश्मीर के जो हुक्मरान हैं, जो वहां के राजनीतिज्ञ हैं, उनको ये खतरा दिखाई देता है कि अगर एनडीए किसी भी तरह से 2/3 मेजॉरिटी मैनेज कर लेती है, क्योंकि संविधान को संशोधन करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और बहुमत के राज्यों से वो संविधान संशोधन पास भी होना चाहिए। तो 370 को हटाना बहुत मामूली काम नहीं है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, सिवाय इसलिए इस तरह की जब इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस की तूती बोलती थी भारत के अंदर, तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स किए थे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी तरह से संविधान संशोधन की स्थिति में एनडीए आ जाती है तो निश्चित तौर पर अपनी वोट बैंक को बचाने के लिए एनडीए निश्चित तौर पर 370 पर प्रहार करेगी और यही खतरा उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जी को दिखाई देता है। लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि कश्मीर केवल श्रीनगर नहीं है, कश्मीर केवल कश्मीर नहीं है, कश्मीर के 3 अंग हैं, एक है जम्मू, दूसरा है लेह लद्दाख और तीसरा है कश्मीर। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर कोई बहुत ज्यादा पकड़ है तो वो सिर्फ कश्मीर वाले हिस्से पे है, लेकिन वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अलगाववादी शक्तियों के सामने कई बार घुटने टेकती हुई दिखाई देती है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने गिरहबान में पहले झांकना चाहिए। चलिए, धारा 370 का हम जिक्र करेंगे, विस्तार से इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि तनीमा दत्ता जी जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के भोपाल से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, उन्हें भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आपको आज का मसला बता दें, आज हम कश्मीर मसले पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो गया है, तनीमा जी, सवाल ये है कि क्यों इस वक्त कश्मीर को इशू बनाया जा रहा है? क्योंकि देखा जाता है जब भी चुनाव का दौर शुरू होता है कश्मीर को अलग रखा जाता है शुरुआत में, और जो भी बयानबाजियां होती हैं, अभी तक जो बयानबाजी हो रही थी वो जिस तरीके से देखा जा रहा था कि राहुल और मोदी को लेकर ही बयानबाजी हो रही थी, दूसरे मसलों को लेकर बयानबाजी हो रही थी। लेकिन अब जबकि वहां पर वोटिंग होनी है, कश्मीर का मसला एक बार फिर से उठ गया है, कश्मीरी पंडितों का मसला एक बार फिर से उठ गया है, धारा 370 का मसला एक बार फिर से उठ गया है और सेकुलरिज्म की बात एक बार फिर से कही जाने लगी है। मेरा सवाल ये आपसे ये है कि इस तरीके से के जो बयान सामने आ रहे हैं, क्या इससे सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये तो अब आपको उनको फारूक अब्दुल्ला जी को पूछना पड़ेगा कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया और उसका पलटवार जो है मोदी जी ने क्यों सोचा कि उनको ये इस पे टिप्पणी देनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं और मोदी जी तो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं और देश को आगे लेके जाने की बात करते हैं। तो उन्होंने इस जो बयान दिया गया था फारूक अब्दुल्ला द्वारा, उस पर उन्होंने टिप्पणी क्यों करी, पलटवार क्यों किया? दूसरा मेरा प्रश्न, दूसरा जहन में ये प्रश्न आता है कि जब बीजेपी जब तक ये कह रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी, और आपको याद दिला दूं कि कुछ समाचार पत्रों में उन्होंने फुल पेज ऐड भी निकाले जहां पे उन्होंने इसकी बात कही और विरोधियों को खत्म करने की बात कही, तो उस वक्त वो सारी चीजें जायज थी। आज यदि फारूक अब्दुल्ला जी ये कहते हैं, उन्होंने यदि बीजेपी के सपोर्टर्स के लिए कोई बात कही है तो उसके ऊपर से बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया जाता है। उस वक्त तनीमा जी, मेरा सवाल ये है कि और लगातार ये मोदी जी, तनीमा जी, सवाल ये है कि कहती आई है पिछले दिनों जब होना चाहिए, कांग्रेस मुक्त होना चाहिए, कोई ऑपोजिशन ही नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में ऐसी बातें जो हैं वो बहुत ही ओछी लगती हैं और
ये जो तिलमिला रहा है बीजेपी कहीं ना कहीं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि गेटिंग द टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन, कि जो उन्होंने पहले बात कही उसी चीज का स्वाद जो है, उसी दवा का स्वाद जो है अब उनको चखने को तनीमा जी, सवाल ये है और अलगाववाद की जहां तक हम बात करें, कांग्रेस का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद अब उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आ गया, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है। अगर कांग्रेस वाकई ऐसे बयानों से अपनी दूरी बनाए रखती है तो इस तरह के कुछ बयान उन्हें देने चाहिए, क्योंकि गिरिराज सिंह का जब मसला सामने आया था, जब उन्होंने ये कहा था कि जो लोग मोदी को वोट नहीं दे रहे वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, तब कांग्रेस पार्टी ने तो बड़ी जोर शोर से आवाज उठाई, गिरफ्तारी तक की मांग की। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जब इस तरह की बातें सामने आ रही थी तो कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं सुनने को मिल रही है। नहीं, ये देखिए, जो गिरिराज जी का जो स्टेटमेंट है और फारूक अब्दुल्ला जी का जो स्टेटमेंट है, दोनों को यदि एक ही तराजू में रख के चल रहे हैं तो फिर यहाँ पे हमें बहस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों आप अलग कैसे कहती हैं? कह रहे हैं तनीमा जी, अलग कैसे कह रही हैं? तुलना ही करनी है। फारूक अब्दुल्ला जी ने भी तो यही कहा ना कि जिन्हें मोदी को वोट देना है वो समुद्र में डूब जाए, उसकी बात करें हम। और नहीं तो ये क्या सभी नेता तय करेंगे कि किसे वोट देना है किसे नहीं देना है? इन्होंने भी तो यही कहा ना कि जो मोदी को वोट करेगा उसे समुद्र में डूब जाना चाहिए, इन्होंने तो यही बात कही ना। नहीं, ये कभी भी नहीं, हमने हमेशा से कहा है कि लोकतंत्र में ये जनता जो है वो जनता जनार्दन होती है, जनता सर्वश्रेष्ठ होती है। इसीलिए हमने कभी भी ये चीज नहीं कही, हमने हमेशा से जनता के पास अपनी नीतियां रखी है, हमने अपने कार्यक्रम रखे हैं, हमने अपने अचीवमेंट्स की बात की है। हमने कभी ये बात नहीं कही है कि आपका इस बयान पे क्या स्टैंड है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों बड़े नेता, कांग्रेस ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों बड़े नेता, इस पर क्या स्टैंड है कांग्रेस का? काम कर सकती है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों बड़े नेताओं ने जो अपना बयान दिया है वो उन्होंने बीजेपी के लिए दिया है। बीजेपी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे रही है। तो ये दो पार्टीज के बीच का मामला है। तनीमा जी, कांग्रेस क्या इसका समर्थन करती है इस तरह के बयानों का, या फिर इससे किनारा करती है? ये बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेशनल पार्टी है कांग्रेस। जो है, कांग्रेस ने कभी भी इंडिविजुअल्स के ऊपर कभी कोई टिप्पणी नहीं की है। हमने कभी भी इंडिविजुअल्स के ऊपर कभी कोई टिप्पणी नहीं की है, हमने कभी किसी जाति धर्म के ऊपर कभी कोई टिप्पणी नहीं की है, हमने कभी ये नहीं कहा है कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के बयान का क्या खंडन करेगी कांग्रेस? ही नहीं है, कांग्रेस की राजनीति जो है वो आम आदमी से जुड़ी हुई राजनीति है, आम जनता से। चलिए तनीमा जी, आप इस बात का जवाब देना नहीं चाह रही हैं, बात को कहीं और घुमा रही हैं। मैं बोलना चाहूंगा। बोलिए आशीष जी। बिल्कुल आशीष जी, बोलिए आशीष जी। इस समय कांग्रेस ने ये तनीमा जी जवाब क्यों देंगे? मैं इस समय, तनीमा जी आप क्यों नहीं बोल, हमेशा से आम जनता की बात करते हैं, लोगों के विकास की बात करते हैं। आशीष जी कुछ कहना चाहते हैं? इस समय समस्या ये है कि कांग्रेस को ये अभी विश्वास नहीं है कि वो अकेले दम पर या यूपीए के जो घटक दल हैं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप तो प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही थी, मुझे एक अपना पक्ष रखने दें। तो उसमें कांग्रेस इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि किसी भी ऐसे दल को जो लूज है, जो किसी भी समय पे कांग्रेस को समर्थन देकर कांग्रेस की शासन या थर्ड वर्ल्ड का शासन बनाने की स्थिति पैदा होने पर काम आ सके। उदाहरण के तौर पर आप पश्चिम बंगाल में चले जाएं तो कांग्रेस अभी ममता के ऊपर कोई भी प्रहार नहीं कर रही है और वो इससे बच रही है, न ही कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर प्रहार कर रही है, जबकि कम्युनिस्ट इस समय भारतीय राजनीति के पूरे हाशिए पे पहुंच गए, उनका कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल सेफ गेम तो खेल लिया इस समय कांग्रेस क्या करे और क्या ना करे, वो उसे केवल मोदी और भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। यहां तक कि कांग्रेस एनडीए के घटक दलों पर भी सीधा प्रहार नहीं कर रही है। वो जानती है कि कल को अगर किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास में बहुमत लायक अगर सीटें नहीं आई तो हो सकता है कि एनडीए के किसी घटक दल को वो तोड़ सकें। तो ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है, राजनीतिक बिसात है और इस बिसात पे चल रहे हैं। यही कारण है कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता जब भी सार्वजनिक मंचों पे जा रहे हैं
तो वो किसी के बारे अच्छा में कुछ भी तनीमा कहने जी, की स्थिति में नहीं है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक नेशनल पार्टी होने के नाते आपको लगता नहीं कि अगर इस तरह के बयान फिजाओं में, कश्मीर की फिजाओं में, जो कि बेहद संवेदनशील माना जाता है, अगर इस तरह के बयान कश्मीर की फिजाओं में गूंजते हैं तो ये कश्मीर के लिए सही नहीं होगा? जी, मैं आशीष जी के पहले जवाब देना चाहूंगी, जो उन्होंने सवाल उठाया है कि ये कांग्रेस जो है वो नहीं कर रही है। आशीष जी, आपको थोड़ा सा इतिहास 20-25 दिनों के पीछे का यदि मैं राजनीतिक वातावरण की बात करूं तो आपको शायद याद होगा कि साउथ में जो है येडियुरप्पा जी को वापस कौन लेकर आया, जो एक मुरलीधर व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया, उनके पास कौन पहुंचा। 2002 के दंगों के लिए किस पार्टी के अध्यक्ष ने माफी मांगने की बात कही, टोपी पहनने और ना पहनने की बात किसने की। तो देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है आशीष जी, वो उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यदि हम सीरियसली एक इश्यू को हम रेज कर रहे हैं तो यदि आप बंगाल की बात करें तो बंगाल जो है, बंगाल में टीएमसी के ऊपर लगातार कांग्रेस जो है काम कर रही है। कश्मीर मसले पे बोलिए, कश्मीर मसले पर बोलिए। अगेंस्ट जो है, आप एक नेशनल पार्टी हैं और आपका स्टैंड जानना बहुत जरूरी है कि अगर इस तरह के बयान कश्मीर की फिजाओं में गूंजते हैं, लगातार बयानबाजी का दौर अगर इस तरीके से चलता है, तो क्या संवेदनशील कश्मीर पर इसका फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसका जवाब दीजिए आप। आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये आप प्रश्न केवल फारूक अब्दुल्ला जी के ही इस पे क्यों कर रहे हैं? कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला। फारूक अब्दुल्ला की बात नहीं कर रहे हैं, आपका स्टैंड पूछ रहे हैं। जब धारा 370 की बात मंचों से की जाती है परंतु मैनिफेस्टो में नहीं की जाती है, तब ये बात क्यों नहीं की जाती है? जब राम मंदिर की बात जो है मंचों से की जाती है, चलिए आपके पास लौटते हैं। तनीमा दत्ता जी बनी हुई हमारे साथ, अनीता अग्रवाल जी भी बनी हुई हैं और आशीष सरकार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और जब वापस लौटेंगे तो कश्मीर का मसला उठाए तो धारा 370 का जिक्र होना भी लाजमी है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो लगातार हम आज चर्चा कर रहे हैं, वार पलटवार का दौर जारी है और कश्मीर पर तकरार इस वक्त जोर शोर से चल रही है। तमाम बड़े नेता इस बयानबाजी के दौर में कूद पड़े हैं, कश्मीर का मसला उठा है। ऐसे में धारा 370 का जिक्र भी बेहद ज़रूरी है। अगर मोदी की बात करें तो मोदी ने पिछले दिनों धारा 370 की उपयोगिता को लेकर बयान दिया था और ये कहा था कि धारा 370 पर बहस होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी का जो स्टैंड है वो कुछ और रहा है। यहाँ पर आशीष जी से जानना चाहेंगे। आशीष जी, नरेंद्र मोदी का ये बयान कि धारा 370 पर बहस होनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इस पर बहस की ज़रूरत है देश में? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने ये धारा 370 की जो बात उठाई है, उसके पीछे जो रणनीति यही है कि ये सारे के सारे जो शक्तियां हैं उनका ध्रुवीकरण हो जाए। जी, आपको याद होगा कि जनसंघ के समय में 2 विधान और 2 सूबे, इस तरह की बातें एक देश में नहीं चलेंगी। और श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान हुआ जी, वो भी कश्मीर में ही हुआ। तो कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दुखती रग है और ये कश्मीर न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक बड़ी दर्द का कारण है। आप अगर ध्यान से देखें तो इस समय सारी की सारी अलगाववादी पार्टियां मिलकर जिन जिन दिनों में जहां जहां भी चुनाव हैं वहां पर सिविल कर्फ्यू का घोषणा कर रहे हैं और बहिष्कार के लिए मांग कर रहे हैं। आगे आपसे जरूर जानेंगे कि क्या धारा 370 से कश्मीर के आम लोगों को फायदा हुआ है। बहरहाल ये मसला कश्मीर का उठा है तो धारा 370 का जिक्र होना लाजमी था और हुआ भी वही। चंद महीने पहले ही नरेंद्र मोदी ने धारा 370 पर बहस की गुंजाइश का जिक्र किया था। हालांकि अरसे से बीजेपी और संघ धारा 370 के खिलाफ रही है और इस बार भी बीजेपी के घोषणा पत्र में इसे शामिल किया गया है। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर वार किया है कि अगर वो सत्ता में आ गई तो धारा 370 हटा दिया जाएगा। एक रिपोर्ट देखते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने किया बीजेपी पर हमला।
धारा 370 का किया जिक्र। चुनावों के ऐन पहले खेला धारा 370 का कार्ड। हम इंसान के खिलाफ नहीं, उसके इरादों के खिलाफ है। उसका इरादा क्या है? पहला इरादा उसका यह है कि जो 370 है, जिस दायरे के तहत हमें अंदरूनी खुद मुख्तारी है, उसको खत्म किया जाए। मतलब ये कि हमारा झंडा उतारा जाए, हमारा आईन खत्म कर दिया जाए और हम लोग उनके गुलाम हो जाए। दूसरा बहुत संगीन चीज, वो चाहता है कि शरीयत का जो कानून है वो बालातर रखा जाए और एक कानून बनाया जाए जो मुसलमानों, हिंदू, सिखों और सबके लिए हो। यह मुसलमानों को कबूल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का ये ताज़ा तरीन बयान है। बयान के जरिए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और धारा 370 पर फिक्र जाहिर की है। दरअसल बीजेपी धारा 370 को हटाने के पक्ष में है और यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला ने इसे मुद्दा बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के समेत नितिन गडकरी और खुद मोदी भी इस धारा की मुखालफत करते आए हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर धारा 370 है क्या। दरअसल आजादी के बाद छोटी छोटी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर को भारत के संघ में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने के पहले ही पाकिस्तान समर्थित कबीलियाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। उन्होंने कश्मीर के भारत में विलय का प्रस्ताव रखा। तब इतना समय नहीं था कि कश्मीर का भारत में विलय करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। हालात को देखते हुए गोपाल स्वामी अयंगर ने संघीय संविधान सभा में धारा 306A, जो बाद में धारा 370 बनी, का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस तरह से जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग अधिकार मिल गए। जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार। भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। वित्तीय आपातकाल लगाने वाली धारा 360 भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा है। भारत की संसद जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा कोई अन्य कानून नहीं बना सकती। धारा 356 लागू नहीं। राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं। कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहरी से शादी करती है तो उसकी कश्मीर की नागरिकता छिन जाती है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। अब चुनाव बाद कौन क्या करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस बयान ने धारा 370 पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। जिया न्यूज रिपोर्ट। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि इस धारा का इस्तेमाल सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए और नागरिक के रूप में महिलाओं को उनके हक से महरूम रखने के लिए ढाल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से ये माना जाता है कि बीजेपी इस धारा से सहमत नहीं है, इस धारा पर यकीन नहीं रखती। आप ये जानना चाहेंगे आपसे आशीष जी कि नरेंद्र मोदी का ये बयान और बीजेपी का जो रुख हमेशा से धारा 370 को लेकर रहा है, आखिर इसमें ये फर्क है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? देखिए, 370 की जो धारा थी उसको संविधान की सभा ने बनाया था और ये संविधान का एक अंग है। ये बात सही है कि 370 होने के कारण कश्मीर का झंडा अलग है, कश्मीर की स्वायत्तता किसी भी प्रांत से बहुत ज़्यादा है और भारत की जो भी अभी आपने पैकेज में दिखाया है वो सारे विषय के साथ साथ कश्मीर का जो खुद मुख्तारी है, स्वावलंबन है, अपना निर्णय स्वयं करने की शक्ति है, वो बहुत अधिक है, जिस पर दिल्ली का कोई शक्ति नहीं काम करती है। लेकिन यहाँ पर जो लोग ये कहते हैं कि 370 को हम हटा देंगे, वो भी बहुत ज्यादा सही बात नहीं करते। कारण ये है कि 370 को हटाने से पहले संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान सभा ने जो दो धारा बनाई है उसको लोकसभा या राज्यसभा में या राज्यों में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से उस धारा को नहीं हटाया जा सकता। ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट है और ये एक टेक्निकल इशू है।
जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले राजनीतिकों को 2 बार समझ लेना चाहिए और तभी बोला जाए। बिल्कुल। तनीमा जी के पास चलेंगे। तनीमा जी, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से खुलकर उन्होंने इसकी उपयोगिता का जिक्र किया और बहस की गुंजाइश भी उन्होंने छोड़ी, लेकिन बीजेपी का रुख जो रहा है वो हमेशा से कुछ और ही रहा है। ऐसे में कांग्रेस इसे किस तरीके से देखती है, कांग्रेस का जो रुख है वो किस तरीके का है, और नरेंद्र मोदी जो बातें कह रहे हैं कि इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है और नागरिक के रूप में महिलाओं का जो अधिकार है वो अपने अधिकार से कहीं ना कहीं महरूम रहती हैं, तो कांग्रेस इसे किस तरीके से देखती है? देखिए, आशीष जी ने जैसे कहा कि धारा 370 पे बोलने के पहले बिल्कुल सही चीज़ है कि इस चीज़ को पूरी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल 370 कहता क्या है। मेरा एक बहुत सीधा सा सवाल है यहाँ पे आपके साथ, बीजेपी के मेरी बहन भी जो बैठी हुई हैं, कि जब 5 साल में एनडीए केंद्र की में थी, तो उस वक्त उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, और आज भी जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया उसमें उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं स्पष्ट किया कि आर्टिकल 370 को लेकर उनका रुख क्या रहेगा, क्या कदम उठाए जाएंगे यदि वो सत्ता में आते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत साल हो गए हैं इस आर्टिकल को बने हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, हमेशा डिस्कशंस होने चाहिए इसमें। अमेंडमेंट्स जो हैं, यदि लगता है सारे लोगों के साथ बैठ के, यदि कश्मीर के लोगों के साथ बैठ के, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ बैठ के यदि लगता है तो वो अमेंडमेंट्स जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें होनी चाहिए, परंतु इसके लिए बहुत जरूरी है कि बीजेपी जो है वो अपना रुख स्पष्ट करे, मोदी जी अपना रुख स्पष्ट करे कि वो कहते हैं कि इस चीज को हटा दिया जाएगा, तो जब वो 5 साल वो स्वयं केंद्र में थे तब उन्होंने इस चीज के ऊपर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? चलिए अनीता जी से जवाब लेते। अनीता जी, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है। बीजेपी से अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जब भी आपकी सरकार रही इस पर किसी तरह का कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती है एक देश में एक निशान, एक विधान, एक कानून होना चाहिए, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी लेकिन आप जब आज 10 सालों से इनकी सरकार महंगाई और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने अकेले रूप में नहीं आई है, हमेशा एनडीए के रूप में आई है। तो उस समय एनडीए का संविधान हम लोग का लागू होता है, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में देखिए नरेंद्र मोदी फिर ये बात वहां जाकर ये क्यों कहते हैं कि जनता पार्टी के इसकी उपयोगिता पर बहस होनी चाहिए, लोगों को कितना फायदा हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अपना घोषणा पत्र नरेंद्र मोदी और बीजेपी इन दोनों में ये फर्क क्यों है? नरेंद्र मोदी क्यों यहाँ पर ये कहते हैं? बिल्कुल होनी आपका चाहिए। स्टैंड धारा 370 को लेकर जो शुरू से आपका स्टैंड रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से जो स्टैंड रहा है, उस स्टैंड पर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं है? क्यों ये कहते हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए? धारा 370 का हमेशा हमारा स्टैंड रहा है और आगे भी रहेगा। नरेंद्र मोदी जी सही कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ आज एक लड़की के उसके परिवार में उसकी संपत्ति में पूरा अधिकार होता है, लेकिन कश्मीर और जम्मू की बेटी में ऐसा अधिकार क्यों नहीं? जब हम बेटियों को अपना मानते हैं तो धारा 370 हटाने के लिए हमारे देश को, हमारी और पार्टियों को हमारे साथ आना चाहिए, इसमें बात रखनी चाहिए, इसकी विशेष चर्चा होनी चाहिए। और जम्मू और कश्मीर ऐसा है जो कि वाकई पूरे देश की दुखद रग है, इसमें कोई दो राय नहीं। कश्मीर हिंदुस्तान का दिल है, आत्मा है। अनीता जी आपसे प्रश्न करना चाहूंगा। कश्मीर में बहुत लोगों के बलिदान हुआ, और आज जो शेख अब्दुल्ला बोल रहे हैं ये कांग्रेस की मानसिकता उसके साथ है, सांप्रदायिकता को ये बढ़ावा दे रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अनीता जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा। आराम से चर्चा करना चाहते हैं, देश को तोड़ना नहीं चाहते, देश को तोड़ने। अनीता जी, आप केवल भावनात्मक विषयों को उठा रही हैं। पूरे देश में एक विधान एक निधान चाहते हैं। आप भावनात्मक रूप से कह रहे हैं, लेकिन संविधान की अगर दृष्टिकोण से देखें, आज अगर मेरी निवेदन पूरा सुन लें, मेरा निवेदन पूरा सुन लें, अगर भारतीय जनता पार्टी अकेली को 2/3 बहुमत मिलता है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर भी 2/3 सदस्य मिल जाते हैं, देश के आधे से ज्यादा राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ जाती है आगामी 2-4 वर्षों के अंदर, क्या आप धारा 370 हटाने की स्थिति में होंगे? मैं वो बात कह रहा हूं
कि संविधान को संशोधन करने की सारी शक्तियां आ जाती जी हैं। हाँ, हम उसमें एक चर्चा का नहीं विषय होंगे, बनाएंगे। उस नहीं चर्चा का विषय नहीं, देखिए चर्चा चर्चा का विषय करके, चर्चा के विषय को करके आप हमारी शक्तियां आएंगी, आप चर्चा का विषय बनाकर जम्मू कश्मीर शक्तियां आएंगी तो हम बिल्कुल इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? हमारी शक्तियां आएंगी तो हम हटाएंगे। आप संविधान के विषय में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये धारा संविधान सभा ने बनाई है, इसका अमेंडमेंट संविधान सभा ही कर सकती है। संशोधन होते रहते हैं, अरे भाई, संशोधन बहुत हुए हैं, अरे आने वाले नहीं हो सकता, संशोधन होते रहते हैं। वो धारा हटाई नहीं जा सकती। आप नहीं कर सकते। जैसे राज्यसभा और लोकसभा 2 हाउसेस हैं इस देश के अंदर, तीसरी हाउस आप नहीं बना सकते हैं। आप 100% बहुमत एक सवाल का संशोधन जवाब के द्वारा संविधान नहीं नहीं हट सकता। 370 पर नरेंद्र मोदी के चर्चा करने से क्या होगा? क्या मायने निकालेगा? मात्र चर्चा, आप चर्चा अगर करेंगे तो जम्मू कश्मीर को ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। आप चर्चा करके इसको अंतरराष्ट्रीय पटल पर ले जा रहे हैं, और जो अलगाववादी चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इस स्थिति में नहीं हैं, भारत के संविधान में जो प्रावधान है, देखिए कश्मीर हमारा सपना था, सपना है और रहे। चलिए अनीता जी तो जवाब नहीं देंगी। आशीष जी आपसे जान लेते हैं, आपसे जान लेते हैं, बहुत संक्षेप में बता दीजिए। आशीष जी आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी का जो स्टैंड रहा है हमेशा से धारा 370 को लेकर, उससे इतर नरेंद्र मोदी का पिछले 4-5 महीने पहले जो बयान आया था धारा 370 को लेकर, जो नरम रुख उन्होंने दिखाया था, उसके क्या मायने निकाले जाए? बहुत संक्षेप में बताइए। देखिए, धारा 370 सब कोई जानते हैं कि इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। उसके लिए संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा। जैसे नेपाल के अंदर अब संविधान नया बन रहा है, भारत का पूरा संविधान दोबारा से लिखा जाए, बने तब जाके वो हट सकता है। हाँ। कोई भी साधारण तरीके से ये हटने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि परंपरागत रूप से, ऐतिहासिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का जो ये रहा है कि एक निशान और एक प्रधान और एक संविधान होना चाहिए, और ये एक भावनात्मक मुद्दा है जो ध्रुवीकरण के लिए काम आता है, तो भारतीय जनता पार्टी गाहे बगाए इसको उठा देती है। लेकिन संवैधानिक जानकार जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको भी पता है कि इतना आसान नहीं है, और इसको ज्यादा, लेकिन जो बहस है वो देश हित में रहेगी। बहस करना बेमानी है, बेमानी होगी जी। कारण यह है कि अगर आप बहस करेंगे तो बहस केवल ऐसा नहीं है कि केवल भारत वाले, जो हमारे कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर जो भारत में जिसका विलय हो गया उसमें भी होगा, वो पाक अधिकृत कश्मीर में भी उसका बहस जाएगी, वो बात आगे तक जाएगी। इसलिए इस इशू को छेड़ना, मैं तो ये कहूंगा कि मधुमक्खी के छत्ते के अंदर हाथ डालने के बराबर है। एक और इशू जो है कश्मीरी पंडितों से जुड़ा इशू जो है वो भी आजकल चर्चा में है, उस पर भी जिक्र कर लेते हैं। कश्मीर पर बवाल मचा है तो कश्मीरी पंडितों का दर्द एक बार फिर से उजागर हुआ है। मोदी ने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा छेड़ा तो उमर अब्दुल्ला को सफाई देनी पड़ी कि उनके शासन में कोई कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर नहीं गया है। कश्मीरी पंडितों का दर्द उजागर, मोदी ने छेड़ा मुद्दा। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के लिए अब्दुल्ला परिवार को ठहराया जिम्मेदार। मोदी के आरोप का उमर ने दिया जवाब। कश्मीर में कभी जाहिर तौर पर 2 समुदायों के बीच दंगों की खबरों का रुख नहीं हुआ। फिर क्या वजह है कि आज लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडित अपने घरों से बेदखल हैं? दरअसल 90 के दशक में जब चरमपंथ अपने चरम पर था तो कई चरमपंथियों ने चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। उस समय बड़े पैमाने पर इन लोगों ने राज्य से पलायन किया और अपने घर, संपत्ति और जमीन से महरूम ये कश्मीरी पंडित भारत के अलग अलग राज्यों में बड़ी दयनीय स्थिति में जीवन बिता रहे हैं। फारूक पर हमला बोलते हुए मोदी ने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा भी उठाया। मोदी ने आरोप लगाया कि फारूक अब्दुल्ला के शासनकाल में ही कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से विस्थापित किया गया। इस देश में कश्मीर एक ही है जहां से पंडितों को धर्म के आधार पर निकाल दिया गया। जो सूफी परंपरा की भूमि थी उसको आपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए संप्रदाय के रंग से रंग दिया है। मोदी के आरोप पर उमर अब्दुल्ला ने सफाई दी कि फारूक अब्दुल्ला के शासन में कोई कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर नहीं गया है। कश्मीरी पंडित फारूक अब्दुल्ला साहब के दौर में नहीं गए यहां से। कश्मीरी पंडित जनाब जगमोहन साहब के दौर में गए। अब जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन ये सच है कि कश्मीरी पंडितों को जुल्मों सितम सहने पड़े हैं
और अपने घर को छोड़कर विस्थापितों की तरह जिंदगी बितानी पड़ रही है। बयानों से अलग अगर वाकई राजनेता चाहते तो कश्मीरी पंडितों को अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता। जिया न्यूज़ ब्यूरो। और सबसे पहले आशीष जी के पास चलेंगे। आशीष जी, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही अभाव है कि आज भी कश्मीरी पंडित जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देखिए, अगर आप कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उनको डराया गया, धमकाया गया, उनकी हत्याएं की गई, उनकी संपत्ति को लूट लिया गया, उनके घरों में आगजनी की गई और उनको वहाँ से कश्मीर छोड़ना पड़ा और वो भारत के विभिन्न स्थानों पर बड़ी दयनीय स्थिति में रहे हैं, बड़े कष्ट में हैं। लेकिन मैं आपको 1947 पे ले जाना चाहता हूं कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था तो भारत से जितने भी लोग पाकिस्तान गए थे और जितने भी लोग यहाँ पर अपने घर खाली करके गए थे, तो उस समय एक रजिस्ट्रार नियुक्त किया था भारत सरकार ने। उस समय जबकि बिल्कुल देश में बिल्कुल आग लगी हुई थी, उस समय जितने भी हमारे वो बंधु जो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, उनकी संपत्तियों का लेखा जोखा रखा गया था और उनको सील कर दिया गया था। इसी तरह से जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे, उनको उनकी एफिडेविट लेकर या 2 गवाही लेकर संपत्ति का वो संपत्तियां उनके नाम से की गई थी। लेकिन अगर आप यहां देखें तो जब कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़कर आए तो उनके सारी संपत्ति को वहां के स्थानीय जो गैरकानूनी काम करने वाले लोग थे, उन्होंने कब्जा ली। कश्मीर सरकार किसी की भी रही हो, उस सरकार ने उन संपत्ति का संरक्षण या सीलिंग या उसकी ब्यौरा रखने की कोई कष्ट उठाने की जहमत नहीं उठाई। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार चाहती तो इन विस्थापितों को जम्मू के अंदर या लेह लद्दाख के अंदर बसा सकती थी, लेकिन इसके लिए न तो केंद्र सरकार ने कोई प्रयास किया, न ही राज्य सरकार ने कोई प्रयास किया। आज तक कश्मीरी पंडितों के लिए केंद्र सरकार के पास में कोई सटीक योजना नहीं है। आज तक वो बंबई, दिल्ली में नालों के बड़े बड़े पाइप्स के अंदर आज भी घर बना के रह रहे हैं। तनीमा जी से जवाब ले लेते हैं। इसके लिए दोषी केंद्र भी है, तनीमा जी के पास चलेंगे। और राज्य जी, भी क्या है। वजह है 10 साल से आपकी सरकार रही, अब जबकि चुनाव नजदीक आ गए तो एक बार फिर से इस मसले को उठा दिया गया, लेकिन पिछले 10 सालों में कोई सुध नहीं ली गई। कश्मीरी पंडित किस हाल में रह रहे, कहाँ रह रहे, वो कब आएंगे, उनके लिए क्या योजना है, वो अपने घर कभी जा पाएंगे या नहीं, इन तमाम बातों को क्यों नहीं ध्यान में रखा गया? कश्मीरी पंडित क्यों हाशिए पर है? पूजा जी, हमने कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाया है और हमने कभी ये बात नहीं कही है कि चुनावों के वक्त वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए हमने कभी भी ऐसे मुद्दे हमने कभी भी नहीं उठाए हैं। पर जहां तक विस्थापकों की बात है तो जैसे उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किसके कार्यकाल में जो है ये काम हुआ, और आशीष जी ने जैसे कहा कि 1947 के इतिहास की बात की उन्होंने, और उस वक्त पूरे मेजर्स लिए गए थे कि जो विस्थापक लोग हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं उनको पूरी सुरक्षा दीजिए। तो जगमोहन जी उस वक्त थे कश्मीर में और वो किस पार्टी से हैं ये सभी को पता है। तो उस वक्त ये चीज़ करनी चाहिए और अभी भी ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीजों उस वक्त ये चीज नहीं हो पाई, उस वक्त अगर ये चीज नहीं हो पाई किए जाए। तो एक बात बताइए तनीमा जी, इलेक्शन क्यों होते हैं? इलेक्शन क्यों होते हैं? लोग सरकार क्यों चुनते हैं? अगर किसी समस्या का समाधान निकाला ही नहीं जाना है और यही कहना है कि उस समय जिनकी सरकार थी उस समय क्यों नहीं किया गया, तो फिर इसका तो हल कभी निकलेगा ही नहीं। कश्मीरी पंडित क्या इस देश के नहीं है, इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उन्हें कोई हक नहीं है कि वो अपनी जमीन पर वापस लौट सके, अपनी जमीन पर जाकर रह सके? अगर चलिए उमर अब्दुल्ला जी ने ये कहा कि हमारे राज्य में हमारी सरकार जब थी तब ऐसा नहीं हुआ था, जगमोहन जी के समय ऐसा हुआ था, तो आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया सिवाय राजनीति के? राजनीति में मुद्दा उठता है, लेकिन आपने क्या किया? अगर कश्मीरी पंडितों की बात की जाए, क्या राज्य सरकार की तरफ से कोशिश की गई और केंद्र सरकार का क्या सहयोग रहा इसमें?
देखिए पूजा जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि कश्मीरी पंडित जो है वो बिल्कुल हमारे इसी देश के निवासी है, सिटीजन्स हैं, और उनको भी पूरे अधिकार है जैसे बाकी लोगों को अधिकार है। जहां तक आप राजनीति की बात कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस की सरकार केंद्र में जो है उन्होंने समय समय पे समितियां का गठन किया है और वहां पे उन्होंने बात भी की है और इस मसले पे कई बार जो है डिस्कशंस हुए हैं, कमिटीज फॉर्म हुई है, रिपोर्ट्स आई हैं, और बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स से उठकर इस पे सभी पार्टियों को एक साथ आकर इस पे आगे कार्यवाही करने की बहुत जरूरत है। और जो लोग जो इसमें जो व्यक्ति के लिए सोचने की जरूरत बहुत ज्यादा है। चलिए अनीता जी के पास चलेंगे। अनीता जी, नरेंद्र मोदी की तरफ से इस तरीके का बयान सामने आता है और उसके बाद उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को इतिहास का ज्ञान नहीं है। एक बार फिर से उनके ज्ञान पर यहाँ सवाल उठाए, लेकिन यहाँ पर मैं ज्ञान पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, यहाँ पर मैं ये सवाल उठा रही हूँ कि क्या सिर्फ धर्मनिरपेक्षता और धर्म की राजनीति करने के लिए इस तरह के बयान नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान दिए जाते हैं? बिना सोचे समझे बयान दिया क्यों जा रहा है? क्यों नहीं हम इसे माने कि सिर्फ धर्म विशेष के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़का जा रहा है? हमने कहा सबका साथ सबका विकास, हमारा केवल ये समय है कि सबका साथ सबका विकास, साथ सबका विकास हम ये चाहते हैं इस देश के अंदर। और कांग्रेस के पास ना तो कोई योजना है, ना कोई काम है, ना इन्होंने कोई कार्य किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ काम करके दिखाया है और हम लोग अपने काम से ही पहचाने जाते हैं। जब हमारे 5 साल अटल जी की सरकार थी तो भी हमने काम करके दिखाया था और आगे भी हम इसी निश्चय से आगे बढ़े। क्या करेंगे आप अगर सरकार में आएंगे? कश्मीरी पंडितों के लिए क्या करेंगे आप? इन्होंने केवल भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। चलिए आशीष जी के पास चलेंगे। कांग्रेस कश्मीरी पंडित का जो मसला है बेहद अहम मसला है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से क्या सिर्फ इसे वोट बैंक के सिर्फ चुनाव के समय इस्तेमाल नहीं किया गया एक मुद्दे के तौर पर? क्योंकि कश्मीरी पंडितों के वोट बैंक बहुत मायने नहीं रखते। कश्मीरी पंडित आज भी जिन राज्यों में रह रहे हैं वहां के वोटर नहीं हैं। उसमें से अधिकतर कश्मीरी पंडितों ने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए अपना वोटर लिस्ट का नाम अभी यहाँ ट्रांसफर नहीं कराया है। और दुर्भाग्य की बात है कि जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अपने राज्य के अंदर जो कश्मीरी पंडित रह रहे हैं उनका मान लीजिए वहां पर कोई आवास विकास की सोसाइटियां हैं या जमीनों की कॉलोनियां डेवलप कर रही हैं, उसमें रिजर्वेशन दे सकते हैं, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे सकते हैं। इसी तरह से जहां जहां पर अन्य योजनाएं चल रही हैं उसमें रिजर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन इस दिशा के अंदर न तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा संवेदनशील दिखाई देती है, केवल बयान को उछाल देकर मीडिया के अंदर दिए गए हैं। चलिए आप एक योजना बता दीजिए, आप एक योजना बता दीजिए पिछले 20 वर्षों से कश्मीरी पंडित जब से आया हुआ है हिंदुस्तान में ठोकरे खा रहा है। किसी राज्य में आशीष जी, हमारे समाज संघ परिवार ने भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडित को बसाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों को बसाया, उनकी सेवा की, और ये पीड़ा सबसे ज्यादा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। कहाँ बसाया है बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को? भारतीय जनता पार्टी कल भी उठाती है। आप एक योजना का नाम बता दीजिए किसी राज्य के अंदर, चलिए भारत के अंदर। वक्त की कमी है। तनीमा जी आखिरी प्रतिक्रिया, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? उनको जगह दी गई है। तनीमा जी आप कहिए, वक्त की कमी है। नहीं, मैं उनसे मेरा चलिए तनीमा जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। बहरहाल हम सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मसलों पर आपने अपनी अहम राय रखी और तमाम बातें यहाँ पर हमारे दर्शकों को भी समझाई आपने। और साथ ही साथ तनीमा जी और अनीता जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो कि पूरे 1 घंटे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद यही करते हैं, हमारी भारतीय जनता भी ये उम्मीद करती है कि इसी कश्मीर का जो मसला है बेहद संवेदनशील मसला है। सिर्फ ओछी राजनीति के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इस तरह की से राजनीति ना की जाए। इस तरह की बयानबाजियों का जो एक सिलसिला चल रहा है इस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए GR न्यूज़।